साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। संप्रति में आप सबों का स्वागत है। 11 साल सेवा एवं सुशासन के 11 साल, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दो विशेषज्ञों को बुला रखा है। आप हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण में, और आप श्री प्रदीप कुमार सिन्हा प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आज सरकार की 11 साल की उपलब्धियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रदीप सिंह साहब, आपसे हम पूछें, एक पत्रकार होने के नाते आप ये 11 वर्ष की जो कार्यकाल इसका जो है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले अगर 11 साल का अगर आकलन करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल का, तो आप देखेंगे कि खास करके यूपीए 2 की जब सरकार थी 2009 से लेकर के 2014 के बीच में जी, तो देश में जो एक अस्थिरता का दौर, आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ रोज जो है वो घोटाले जो है वो सामने आते थे। कॉमनवेल्थ के घोटाले हैं, स्पेक्ट्रम के घोटाले हैं, लेकिन आप देखें कि उन घोटालों से उब करके एक विकल्प के तौर पे जब नरेंद्र मोदी सामने आए और लोगों को लगा कि इनको जो है वो एक मौका देना चाहिए, और एक लोकप्रिय सहज तौर पे एक स्वाभाविक नाम के तौर पे नरेंद्र मोदी आए थे। तो मैं जब पहली बार जब वो संसद को फेस कर रहे थे, तो मतलब याद मैं करता हूँ कि वो किस तरीके से उन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए पूरा लेट कर जो है वो दंडवत होकर के नमन किया। और वहाँ से जब फेज स्टार्ट होता है, तो ये 11 साल का जो फेज है ये बहुत आसान सफ़र नहीं था। आप इस सफ़र में देखेंगे कि कई सारी विपरीत परिस्थितियां देश के समक्ष आई हैं। आप देखेंगे कि हर सेक्टर में, आप आसपास देखिए, आप झारखंड में आसपास, मैं पूरे झारखंड में, बिहार में भ्रमण करता हूँ, मैं देखता हूँ गांव में लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। अब गांव में लोग कच्चे मकान में नहीं रहते। अब ये भुखमरी की शिकायतें नहीं है, ये शिकायतें आम थी। किसान आत्महत्या करते थे। आप बता दें कि किसान जो है वो कहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। तो लगातार ये जो योजनाएं चली हैं, और गरीब कल्याण की जब हम बात करते हैं, तो गरीब कल्याण को लेकर के जो योजनाएं चली हैं, और साहब 25 करोड़ से अधिक लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले लोग थे, वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब वर्ष 2020 में कोरोना का सामना हुआ, वैश्विक बीमारी, जितने विकसित मुल्क थे वो बहुत बुरी स्थिति में थे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ एक मेंटर और मार्गदर्शक के तौर पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। पूरे देश को समेट करके रखा उस वक्त, और चिंता की, और सिर्फ देश की ही चिंता नहीं की, भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व बंधुत्व की जो बात करता है, उसको करके दिखाया। और भारत उस स्थिति में था कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ जिस देश ने भी सहायता मांगी, हमने दवा से सहायता की, हमने उनको वैक्सीनेशन से सहायता की, जो मानवता को जो एक सहायता मिलनी चाहिए बुरे वक्त में, वह। और सबसे बड़ी चीज मैं ये मानता हूं कि वैश्विक मंच पे एक बड़ी सफलता अभी हाल का जो उदाहरण है कि जब पाकिस्तान के सपोर्ट से जो भारत में जो टेररिज्म चलता है, उन लोगों ने जब यहाँ हिमाकत की, तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। पूरे देश में गर्व का संचार हुआ। और इसके बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सभी दलों के लोगों को बुला करके राय व्यक्त की,
आज पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधिमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ये जा रहा है और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से भारत में गड़बड़ी फैलाने में लगा हुआ है। और आज ये बात चल रही है और वैश्विक मंच पे ये बात बहुत मजबूती के साथ रखने में अगर देश कामयाब हुआ है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वह भारत का हिस्सा है, उसको हम लेंगे, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना करके रखना। तो इतनी व्यापक स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे तो 11 वर्षों में एक अलग अलग खंड में कई ऐसे कार्य हुए हैं, संसाधनों के विकास से लेकर के नीतिगत बातें। आप देखें, पंचवर्षीय योजनाएं फलीभूत नहीं होती थी, नीति आयोग बना करके, राज्यों से कोऑर्डिनेशन बना करके है होती है। देखिए, राजनीतिक कई बार जो है वो अलग अलग विचारधारा की सरकारें राज्य में होती हैं, केंद्र में अलग अलग विचारधारा की सरकारें होती हैं, तो क्लैश होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो संसाधनों का विकास देश में हुआ है उसमें एक संतुलन है और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। अगर जीवन स्तर व्यक्ति का ऊपर उठ रहा है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ रही है, तो यही सब मानक हैं जो ये माने जाएंगे कि देश जो है वो विकास के पथ पर, मैं कहूँगा कि चल नहीं रहा है, विकास के पथ पर भारत जो है वो इन वर्षों में सरपट दौड़ रहा है। और एक दो चीज़ें और हैं कि जब आप प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनेंगे तो ये इस तरीके का इंटरेक्शन होता है जैसे घर का कोई अभिभावक है वह देश से इंटरैक्ट करता है। तो ये जो इंटरैक्शन की प्रक्रिया है, आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री इंटरैक्ट किया करते थे, आज देश उनको याद करता है। तो अब जो मतलब अपना देश है, इसमें मुझे लगता है कि पिछले 11 वर्ष की अगर गणना करेंगे अभूतपूर्व तरीके से, और यही टारगेट नहीं है, प्रधानमंत्री बार बार करते हैं कि हम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा सपना जो है वो 2047 का है। तो 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो उस वर्ष की जो विकसित भारत की जो कल्पना है उसकी ये नींव के अगर आप ये समझे कि ये जो 11 वर्ष हैं उस विकसित भारत की नींव का पत्थर साबित होगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सही बात है। देखिए दर्शकों, अभी तो एक पत्रकार की जुबान से आप ये सारी बातें सुन रहे थे। चलिए, अब एक नेता क्या कहता है वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो क्या है प्रदीप सिन्हा साहब कि आप बोलते हैं 11 साल बेमिसाल, आपके शब्दों में ये 11 साल को हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करूं कि कोई मैं नेता नहीं हूं, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जिम्मेदारी मिली है, आपके समक्ष आया हूं जी। लेकिन अब जो 11 वर्षों की उपलब्धियों की बात आपने कही, तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि अभी प्रदीप सिंह जैसा कह रहे थे उसको अगर हम सारांश में कहना चाहें तो देश के लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, देश के लोगों के मन में ये भरोसा पैदा करना कि हम ये कर सकते हैं, कहीं से भी हम दोयम नहीं हैं, चाहे बौद्धिक स्तर पर हो या शारीरिक स्तर पर हो, चाहे खेलकूद की दुनिया में हो या फिर आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस की दुनिया में हो, हमारा जो बौद्धिक क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो एक माहौल देश के अंदर सकारात्मक बना, लोगों को ऐसा लगा कि ठीक है, हमारे जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमारे साथ खड़े हैं, हर तरह के इनोवेशन की उन्होंने बात कही ताकि भारत जो है वो सब कुछ हासिल कर सके अपने बूते टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो दूसरे देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से हमें रोका करते थे, अपनी तकनीक हमें नहीं देते थे ताकि हम पीछे रहें। अब हम देखिए चांद के उस कोने में गए जहाँ बाकी दुनिया नहीं पहुंच सकी। सही बात है। तो हमारे लिए एक उपलब्धि थी, गौरव का पल था। अब मंगल पर जाने की योजना बनाई जा रही है, मानव रहित यान जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक देश के अंदर जो युवा है हमारा, उसके सपनों को उड़ान देने की ताकत और वो भरोसा पैदा करना नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब जहाँ तक आपने पूछा 11 वर्षों की उपलब्धियाँ क्या हैं, तो एक संक्षेप में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 11 वर्षों के पहले जो एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, 5th पोजीशन में, विश्व के 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में भारत का भी नाम आता था, आज हम उससे कहीं आगे निकलते हुए 4थे स्थान पर आ गए। तो एक देश के अंदर निश्चित रूप से सकारात्मक माहौल का ये नतीजा है कि मेक इन इंडिया हो या चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, वो लोगों के मन में ये भावना आई कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है और अपने देश को 2047 में हम विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है। तो भारत के लोगों को पसीना बहाना पड़ेगा और एक जो रणनीति है देश का कि किस तरह से अमृत काल में हमें अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान देने हैं, किस तरह से देश को गौरवान्वित करना है, तो वो कोई भी पल हम जाया नहीं करना चाहते।
और ख़ासकर आपने देखा होगा कि गरीब कल्याण की जो चर्चा की जाती है, गरीब कल्याण के काम की, चाहे आवास देने का मसला हो या फिर उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, शौचालय जो एक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय था, उसको प्रधानमंत्री जी ने जो बुनियादी चीज़ें थी उसको पकड़कर पहले काम करना शुरू किया। आर्थिक आधार पर आप देखें, जनधन के माध्यम से गरीब लोगों को बैंक से जोड़ना, उनको ये भरोसा दिलाना कि बैंक आपके लिए भी है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। और आज जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अब डीबीटी का जो चर्चा की जाती है कि बिल्कुल लीक प्रूफ है, वो कहीं से कोई दिल्ली से चला पैसा 85 पैसा कोई रास्ते में अब नहीं खा सकता, पूरा का पूरा पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि अभी जो भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे प्रदीप जी, तो भ्रष्टाचार पर हमने इस तरह से अंकुश लगाया कि अब लोगों का भरोसा बढ़ा कि 11 साल में कोई किसी मंत्री पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जबकि पिछले कार्यकाल जो 10 वर्षों के थे यूपीए के, उसको याद करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब देश के लोगों को शर्मसार होना पड़ता था, हर दिन एक नई घोटाले की बात सामने आती थी। लेकिन अब कमोबेश ये कहा जा सकता है कि देश के लोगों का आत्मबल ऊंचा है, या फिर आप ये कहें कि देश के लोगों ने भी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना स्वीकार किया है। ठीक है, कुछ लोग हमारे विरोधी भी होंगे, लेकिन विरोधियों को भी किस तरह से साथ लेकर चलना है, प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी को अंतर करके नहीं देखा। जब भी वो संबोधन करते हैं, हमारे परिवारजन या फिर 140 करोड़ देशवासी, कोई हमारा विरोधी हो सकता है, हमारे विचारधारा का विरोधी हो सकता है, लेकिन देश का विरोधी कोई नहीं हो, इसको लक्ष्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं। सही बात। सिंह साहब, वैसे तो मेक इन इंडिया का जो पॉजिटिव नैरेटिव था पूरे 10-11 वर्षों से चल रहा है, और हमने देखा भी ये नया भारत है जो बर्दाश्त नहीं करता, ये घुस के मारता भी। और इस बार स्वदेशी हथियारों भी पाकिस्तान से जो हमारी एक जो हुई मुलाकात अच्छी वाली, उसमें दिखी है, उसका दम दिखा है। आप मेक इन इंडिया को कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं? कि मेक इन इंडिया आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप एकदम ताज़ा एक उदाहरण मैं दूंगा, चिनाब पे जो सबसे ऊंचा पुल बना है, हाँ जी, वो पूरी तरह से स्वदेशी हमारे जो अभियंता हैं उन्होंने बनाया है। तो इसके लिए है संसाधन खड़े करने पड़ते हैं। आप ये देखिए कि इन 14 वर्षों में कितने नए IITs बने, कितने RIT जो हैं वो IIT में कन्वर्ट हुए, कितने नए मेडिकल कॉलेज बने, कितने आपको ये मैनेजमेंट के जो हैं वो नए जो है कॉलेज बने। तो आप ये देखेंगे कि देश यूं ही प्रगति नहीं कर रहा है। हमारा जो बेस्ट ब्रेन है, पहले क्या था, ब्रेन ड्रेन की समस्या थी। हमारे यहाँ वैसे लड़के एडजस्ट नहीं हो पाते थे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो दूसरे देशों में चले जाते थे, वहाँ अपनी सेवाएं देते थे। इसको जो है वो ये जो ब्रेन ड्रेन हमारी सोसाइटी का था, इसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको रीड किया, और पहले से इनकी योजनाएं थी। और आप देखेंगे नई शिक्षा नीति में जो है वो आरंभ से इस तरीके की मतलब इस तरीके का जो प्रशिक्षण है, बच्चों को उस तरीके से का जो शिक्षण की व्यवस्था है उसकी योजना है। तो मेक इन इंडिया का जो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले उच्च स्तरीय की जो शिक्षा है उसको अनुकूल माहौल बनाना। आप देखें कितने इंजीनियर निकल रहे अपने देश में, और हर सब कुछ भारत जो है आज हाई स्पीड ट्रेन्स जो है वो बना रहा है। हम विदेशों से सहयोग ले रहे हैं, हम कई वैसे देशों की सहायता कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी में हमारी मदद की आवश्यकता पड़ती है। एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो कोरोना वैक्सीन का है। कोरोना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, तो बार बार जब आप मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, मेक इन इंडिया की चर्चा करेंगे, तो कोरोना का जो वैक्सीन था, कोरोना का वैक्सीन जो है वो कुछ मुल्कों ने ईजाद किया, उसमें भारत जो था वो अग्रणी था। तो वह भी हमारी मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मेक इन इंडिया के मोर्चे पे अगर आप जाएंगे तो सब कुछ भारत जो है वो अपने बूते बना रहा है। हम युद्धपोत भी बना रहे हैं, हमारा HAL जो है वो हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, लाइट हेलीकॉप्टर्स बना रहा है। अभी आप देखेंगे ड्रोन, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, हम लोगों ने जो है वो देश में निर्मित कई सारे जो है वो हमारे उपकरण थे, उसकी टेस्टिंग ही नहीं की। हम लगातार मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, चंद्रमा पर तो जा चुके। तो अब जो ये जो तैयारी है, ये नए दौर की तैयारी है। और जब बार बार कहेंगे नए दौर की तैयारी है, तो एक शब्द आता है नया भारत, न्यू इंडिया। ये न्यू इंडिया जो है, ये 75 साल का इंडिया जो है, ये
एक चमकता हुआ नक्षत्र है विश्व के पटल पर, और बात सारी है। दुनिया जो है देख रही है भारत की तरफ। भारत की तरफ इस दृष्टिकोण से ये नहीं कि भारत जो है वो सामरिक महत्व के क्षेत्र में, भारत की जो आइडियोलॉजी है वह विश्व बंधुत्व की है। बार बार जो है वो भारत कभी किसी देश की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। भारत का जो सिद्धांत है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत है, और भारत उस पर बहुत जो है वो अच्छे तरीके से, अब आप देखेंगे कि जब मेक इन इंडिया की बातें आती हैं तो हर तरीके से प्रधानमंत्री बार बार अपनी सभाओं में, अपने संबोधन में, जब वो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से को संबोधित करते हैं, बार बार उनका रहता है इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जो है वो। तो वो इनोवेशन किस काम के लिए? आप ये डिजिटल क्रांति अगर देश में हो रही है, आज हम 5G में हैं, आप देखें, आप हम अपने आसपास के देशों को देखें वो किस एरा में जी रहे हैं। अगर चाइना को अगर छोड़ दें तो और सब देश जो हैं वो किस एरा में जी रहे हैं, लेकिन हम तो 5G से आगे निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो है वो लगभग मुझे लगता है कि 90% जो है वो लोगों के पास हमारे देश में उनके हाथ में मोबाइल है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ आप उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में हुई है। फिनेंशियल करप्शन जो था बहुत आसान, बहुत ज़्यादा था। ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन जो था वो मार्केट में बहुत ज़्यादा था। अब अगर आप एक कप चाय भी पीते हैं तो आप उसका ट्रांजैक्शन अगर डिजिटल के जरिए करते हैं, आपका पूरा जो है वो डाटा जो है वो सब कुछ जो है वो उपलब्ध है। आप अगर बैंक में 50,000 रुपए से अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। तो ये जो है यही तो देश की नींव को, देश को खोखला कौन करता है? देश को खोखला जो है ये जो भ्रष्टाचार, ये काला धन जो होता है, ये देश को खोखला करता है। अगर हम वित्तीय अनुशासन कर लेंगे और उसका सारा हिसाब किताब हमारा जो है वो सही होगा, सही तरीके से जो है वो आयकर आएगा, तो ये डिजिटल इंडिया का जो एक बहुत बड़ा मोटिव है, ये डिजिटल इंडिया का कि फिनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे। और ये भारत ने प्रयत्न किया है, ये 1-2 दिन का विषय नहीं है। और इन 11 वर्षों में आप देखेंगे कि 2014 में, उसके बाद 2019 में, 2024 में, ये लगातार अगर आप ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के से जो है वो उनके टेन्योर को जो है वो उनके टेन्योर को भी से भी आगे बढ़ जाना, तो ये ऐसे ही नहीं होता। भारत जैसे इतने बड़े देश में, इतने महान मुल्क में आप लगातार जो है वो इतनी जटिलताएं हैं, इसके बावजूद अगर लगातार अगर आपको जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता बनी हुई ही नहीं, बढ़ रही है, इसका मायने है कि लोग जो है, लोगों के दिल में, लोगों के जहन में जो है वो उनका कामकाज है, और कामकाज के बूते ही लोगों के मन में उतरा जी। जैसे सरकार ने 2047 को साध रखा है, हम भारतवासी भी 2047 को साध कर चल रहे हैं। हम आप सभी बहुत गौरवान्वित होते हैं ये पिछले 10, 11, 12 साल को देखते हुए। सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या युवा भी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है? उसको कितना गर्व होता है? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, मैं समझता हूँ कि युवाओं को जो अवसर देश में आज मिल रहा है, चाहे IITs की बात हो, IIMs की बात हो, या फिर मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, जो ब्रेन ड्रेन की बात अभी कही गई, तो ब्रेन ड्रेन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसका समाधान यही था कि अगर युवाओं को अपने देश में हम अवसर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से अवसर की तलाश में वो बाहर जाएगा। तो एक तो अच्छे जो मेधावी छात्र थे वो बाहर भी चले जाते थे, देश का पैसा भी बाहर जाता था। तो एक तरह से सरकार ने अपने युवाओं को यही अवसर देकर उसको रोकने में सफलता प्राप्त की। अब आप सोचिए, कहाँ हम मोबाइल इंपोर्ट किया करते थे, हम मोबाइल एक्सपोर्टर हो गए, दूसरे कंट्री हैं पूरे विश्व में हम जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से। उसके अलावा आप देखेंगे कि हम लार्जेस्ट इकोनॉमी ही नहीं होने जा रहे हैं, जो लक्ष्य रखा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, तो अब चौथे स्थान पर हम आ गए। उसके अलावा जो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या अन्य जो संस्थाएं हैं जो आकलन करती है कि देश का आर्थिक वृद्धि दर कैसा रहेगा, किसी ने भी कभी आप 6.5 से नीचे कभी किसी ने नहीं कहा कि देश की जो GDP होगी इस रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यानी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़िया से काम कर रहा है। या फिर निर्यात की बात कहें, जिस तरह से मेड इन इंडिया से, ये मेक इन इंडिया से ये हासिल हुआ, और जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं, तो रक्षा क्षेत्र के जो उपकरण हम कल तक आयात किया करते थे, आज हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए। तो निश्चित रूप से घरेलू माहौल बदला है। और जिस HAL की बात अभी प्रदीप कर रहे थे,
तो एक जमाना था कि एचएल को लेकर इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की कि बस एचएल तो अब बंद होने जा रहा है, एलआईसी बंद होने के कगार पर है, एसबीआई की स्थिति बहुत बुरी हालत है। लेकिन आप देखें कि बैंकों के मर्जर के बाद भी जिस तरह से आज बैंक का जो परफॉर्मेंस है, उनके जो लाभांश हैं, सरकार को भी उसका लाभ मिलता है। तो लाभांश देखें बैंकों का किस तरह से हो रहा है। आज कहीं बैंक से ये बात नहीं होती कि मर्जर के बाद कर्मचारियों के साथ कोई समस्या हो। आज कर्मचारी भी संतुष्ट हैं कि सरकार ने एक प्रयोग किया था, वो सफल रहा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, युवक के लिए क्या रोजगार की क्या व्यवस्था ज़्यादा बड़ी है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या कृषि क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि उसमें भी रोजगार का काफ़ी सृजन होता है। तो सरकार का फोकस तो कृषि क्षेत्र पर भी है कि कृषि क्षेत्र को हम किस तरह से मजबूती प्रदान करें। और जो किसान, आप कह सकते हैं कि उम्मीदें होती हैं उनकी कि सरकार से हमको सहायता मिले और जो उनका फसल है उस पर जो लागत है उसको निश्चित रूप से उस स्थिति में हो कि वो लाभ कमा सकें। तो एमएसपी को कुछ समय पर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार की निगाह होती है कि कौन कौन से फसलों पर समय समय पर करीब 14 फसलों पे बढ़ाया गया है तो एमएसपी को रिवाइज करके फिर किसानों को स्ट्रेंथन करने की कोशिश हो। या फिर जो मैंने कहा कि आपने जो नौकरी की बात कही युवाओं की, तो जब सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा चल रहा हो, मोबाइल इंडस्ट्री अच्छी चल रही हो, रक्षा के संस्थान अच्छे चल रहे हो, तो निश्चित रूप से काम करने वाले भी इसी देश के अंदर के लोग हैं। तो जो अब आप देखेंगे कि युवाओं को किस तरह से प्रशिक्षित करना ताकि कोई हाथ अनस्किल्ड ना रहे, ताकि जब वो बाजार में जाएं तो बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके हाथ में हुनर हो। स्किल इंडिया का जो कार्यक्रम चलाया गया, बड़ी संख्या में युवाओं और युवतियों ने उसका लाभ उठाया। और स्वरोजगार ही सही, स्वनिधि योजना हो या फिर मुद्रा लोन की बात हो, तो इस तरह से युवाओं को अवसर दिया गया कि आप अपने पाँवों पर भी खड़े हुए सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनिए, जॉब गिवर भी बनिए आप। तो आज जो एक माहौल बना है, आपने देखा होगा किस तरह से स्टार्टअप्स बूम पर हैं। पूरे विश्व में भारत के स्टार्टअप्स की चर्चा होती है और सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, उसके माध्यम से हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए न सिर्फ लाभकारी हैं, बल्कि हम विदेशों से जो आयात करके अपना विदेशी धन हम खर्च किया करते हैं, डॉलर की बात कर सकते हैं आप, उस पर अच्छा खासा हमने रोक लगाया। तो भारत के रक्षा कोष, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्थिक कोष में अगर हम किसी तरीके से मदद कर पाते हैं तो निश्चित रूप से देश की वो मजबूती करने की दिशा में एक अच्छा सार्थक कदम है। सिंह साहब, सड़क को क्या विकास का पैमाना मानते हैं? अगर मानते हैं तो ऐसा है कि नेशनल हाईवे पे बहुत काम हुआ, बेतरतीब बनाए गए सड़क और अच्छे तरीके से, ऐसे सड़क जहाँ पे फाइटर प्लेन्स भी उतर जाते हैं। तो मुझे कहना ये है मेरा कि 91,000 किलोमीटर जो पहले था नेशनल हाईवे, अब 1.46 किलोमीटर हो गया है। तो सड़क को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये विकास का एक पैमाना माना जा सकता है? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, संसाधन जो है, संसाधनों के विकास से ही जो है वो आप किसी भी देश के या क्षेत्र के विकास की कल्पना कर सकते हैं। और उसमें सड़क या ट्रांसपोर्टेशन ये महत्वपूर्ण है। आप 10 हाईवे थे झारखंड के भीतर में, आज आप देखिए कितने हाईवे, 36 हाईवे हैं झारखंड के भीतर। और आप उन हाईवेज को सिर्फ मत देखिए, वो हाईवे जो थे वो 1 वे हाईवे थे, आज वो 4 लेन हाईवे है। उस पे जो है वो एलिवेटेड जो है वो रोड बने हुए हैं, कॉरिडोर्स बने हुए हैं। और यही नहीं, झारखंड चूँकि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत जटिल है, कई जो हाईवे हैं वो सैंक्चुरी से होके गुजरते हैं, वहाँ अंडरपास बनाए गए हैं। तो आप ये देखिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी काम हो रहा है। और विकास और रोड ये मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं से भी अगर आप रोड गुजार देते हैं, कोई गांव अगर मुख्य सड़क से जुड़ जाता है तो वो तेज हो जाता है रास्ता। मनुष्य ने जब विकास किया तो उस विकास में सबसे बड़ा योगदान पहिया का था। जी, सही कहा। सबसे पहले इवोल्यूशन जब हुआ और ये जब अब व्यक्ति का जब उद्भव और विकास की प्रक्रिया जब हुई तो चाक बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, पहिए बनाए। तो आप ये समझिए वो पहिया चलेगा कहाँ? पहले बैलगाड़ी के पहिए थे, यूं चलता था। अब जो है जब रोड्स बनने शुरू हुए तो जब रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी, और ये आप देखेंगे जब इसकी जो परिकल्पना है, इसकी परिकल्पना
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय रखी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो उन्होंने तैयार की। बीच में जो है वो उसकी काम की गति मंद पड़ गई, लेकिन पिछले 11 सालों में आप देखेंगे कि पूरे देश में अब झारखंड, बिहार, अपने इधर और सारे देश में, और जिन राज्यों में पहले से बेहतर नेटवर्क है उन राज्यों में और ज़्यादा बेहतर काम हुए और वो बहुत तेजी से विकसित हुए राज्य। तो विकास के लिए तो पहली शर्त है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के लिए रोड्स हमारे पास बेहतर होने चाहिए, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट होने चाहिए। एक जो होता है कि भाई सी के साथ, समुद्र के साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी है तो वो सोने पे सुहागा है। तो कनेक्टिविटी, तो जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार होगा, व्यापार अगर बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी तो विकास होगा। और आप देखेंगे कि जहाँ भी हाईवे आज बन गए हैं वहाँ आकर के आबादी जो है वो बस जाती है, और आबादी बसने के साथ साथ वहाँ जब एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाते हैं, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, लोगों का जीवन स्तर फिर ऊंचा होने लगता है। और ये जो है वो इस तरीके से, जैसे अब आप देखेंगे कि जैसे देवघर में एम्स का निर्माण हुआ, आप एम्स के चारों तरफ देखेंगे कि सड़कें गई, देवघर में एयरपोर्ट बन गया। अब क्या है कि वो एयरपोर्ट बिहार के लोग भी उसका यूज़ करते हैं, झारखंड के लोग तो उसका यूज़ करते ही करते हैं, बंगाल के लोग भी यूज़ करते हैं। जी, एयरपोर्ट के बात पे मैं सिन्हा साहब को घेरना चाहता हूँ एक बार। एयरपोर्ट तो बहुत सारे बना दिए आप लोग, लेकिन एयर फेयर कम नहीं हुआ सर। तो समय भी हमारे पास कम है, इसलिए वन लाइनर आंसर आपका, एयर फेयर तो कम हुआ नहीं है। देखिए, जो कनेक्टिविटी की बात आप कर रहे थे, सड़कों का जो आज स्केल है बनने का 40 किलोमीटर पर डे, फिर रेलवे का छोटा आंसर जी 14 किलोमीटर पर डे, उसके बाद एयरपोर्ट जो है 74 थे, आज से 11 साल पहले आज 150 के लगभग। जो फेयर की बात आपने कही निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में है। और जिस स्केल पे आज आवागमन हो रहा है जहाज से, वायुयान से, मैं समझता हूं कि जो कंपनियां हैं उनको भी इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने अगर फैसिलिटेट किया तो इसका लाभ जनता को भी मिलना चाहिए। सरकार की नज़र है इस पर, किराया कम होगा, सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं और बढ़ेगी। विपक्ष अपना काम करता रहता है, पक्ष भी अपना काम कर रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसे ही चलता है। ये दो चक्के जो हैं प्रगति के लिए दोनों चलते रहें, काम होता रहे, इसी आशा के साथ आपसे अब विदाई चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपका भी बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।